गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और हम भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे हमारी कक्षा में कि आम बोलचाल में कई बार हम ये अध्ययन करते हैं कि साधारण विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, कई प्रकार के विधेयकों का नाम आता है। आपके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि इनमें क्या अंतर है, ये क्या होते हैं, ये समझना बेहद जरूरी होता है। तो आज हम साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों के मध्य जो अंतर है उसको आज की कक्षा में स्पष्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जो भी नई अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज हम समझेंगे साधारण विधेयक क्या होते हैं और धन विधेयक क्या होते हैं। देखिए, हम भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ रहे हैं और हमारी संसद, हमारे पार्लियामेंट में विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। जब कानून निर्माण नहीं होता है तो उसका जो कानून बनने से पहले जो स्वरूप होता है वो विधेयक कहा जाता है। इंग्लिश में बिल कहेंगे, हिंदी में विधेयक कहेंगे। अब ये बिल कई प्रकार के होते हैं। हर एक बिल के, हर एक विधेयक के अलग अलग तरीके होते हैं। कहाँ पेश किया जाता है, किस में क्या प्रक्रिया होती है, सबका अपने एक अलग अलग होता है। प्राय मुख्य रूप से साधारण विधेयक वो होता है जिसमें किसी सामान्य तौर पे कोई विधि का निर्माण करना है, कोई बदलाव करना है, या सामान्य कोई जिसमें जो प्राय एक साधारण बहुमत से पारित होते हैं वो साधारण विधेयक के तौर पर शामिल होते हैं। अब किसी भी प्रकार की विधि के निर्माण के संबंध में इनको शामिल किया जा सकता है जिसमें प्राय दोनों सदन की एक सहमति पाई जाती है। धन विधेयक एक अलग विधेयक होता है, ये होता है कानूनी है, लेकिन इसके लिए एक अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, अपने अलग एक अपना उसका भार होता है। तो इसके लिए कुछ अलग प्रावधान है, तो वो समझेंगे। संविधान संशोधन विधेयक वो होते हैं जो प्राय हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में किसी प्रकार का कुछ संशोधन करना होता है तो उसमें हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर की शक्तियाँ प्राप्त है और वो मिलकर करते हैं। ठीक है। वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। इनमें वित्त विधेयक फर्स्ट है जो करीब करीब धन विधेयक के समतुल्य है, और वित्त विधेयक सेकंड है जो प्राय साधारण विधेयक के तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसलिए ये कई प्रकार के नाम हैं, आपको सबको स्पष्ट होना है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो अंतर है वो अपन देखेंगे, साधारण विधेयक और धन विधेयक के संबंध में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो देखो, जो साधारण विधेयक होते हैं जिसमें साधारण बहुमत, जिनको पारित करने के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब ये साधारण विधेयक ये होते हैं कि ये कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं पर भी पेश कर सकते हैं। यानी आप लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद फिर लोकसभा से पारित होगा, पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पेश होगा और फिर वहाँ से राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। यानी साधारण विधेयक को कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी पूर्व स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से हैं तो फिर वो लोकसभा में आएगा। इसलिए आपको समझना है कि साधारण विधेयक है वो कहीं भी पेश किया जा सकता है, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, दोनों सदनों में से कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। ये बात आपको स्पष्ट समझनी है। लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक ये आपको समझना है कि हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझनी है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो मनी बिल है, मनी बिल केवल लोकसभा में पेश होते हैं, वो कभी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। लोकप्रिय सदन है लोकसभा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव हुआ है, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, वो यही पेश किया जाए। ठीक है। और ये धन विधेयक राष्ट्रपति से परमिशन लेकर
अनुमति प्राप्त करके ही पेश किया जा सकता है, ये आपको समझना है। यहाँ पर साधारण विधेयक की तरह नहीं है, यहाँ धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में नहीं। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझनी है, ठीक है, कि साधारण विधेयक दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। दूसरा आपको ये समझना है कि साधारण विधेयक को मंत्री भी पेश कर सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकते हैं। अब देखो, मंत्री और गैर सरकारी में आपके सामने थोड़ा सा एक ये प्रश्न पैदा होता है कि गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं। देखो, जो कार्यपालिका के सदस्य हैं, जो हमारी कार्यपालिका के सदस्य कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। मंत्री हैं वो कार्यपालिका, तो ये सरकारी सदस्य होंगे। हमारे जो सांसद हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सभी गैर सरकारी सदस्य में इंक्लूड होते हैं। तो साधारण विधेयक को कोई भी पेश कर सकता है, कोई भी पेश कर सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक है तो सिर्फ उसका प्रभारी मंत्री अर्थात वित्त मंत्री ही पेश कर सकेंगे। ये बात आपको स्पष्ट तौर पे समझनी है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि धन विधेयक को सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकते हैं, लेकिन साधारण विधेयक को मंत्री और गैर मंत्री अर्थात गैर सरकारी सदस्य कोई भी पेश कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ? ये आपको दो अंतर हो गए। अगला है कि साधारण विधेयक को पेश करते समय राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, कभी भी पेश किया जा सकता है, उसके लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर धन विधेयक है, मनी बिल है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कभी भी धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल आपको स्पष्ट समझना है, बिल्कुल स्पष्ट समझना है कि धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही पेश किया जाएगा, लेकिन साधारण विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये प्रश्न इतना बेहद महत्वपूर्ण है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कोई 2 या 4 अंतर बताइए धन विधेयक और साधारण विधेयक के संबंध में, तो आपको ये समझना है। अगला ये है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है और अस्वीकृत भी किया जा सकता है। किसको? साधारण विधेयक को। साधारण विधेयक जब लोकसभा से पास होने के बाद या पारित होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में भी लोकसभा के बराबर की शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो फिर क्या करती है राज्यसभा? या तो उसको पारित कर देती है, पारित नहीं करती है तो उसमें संशोधन करती है कि भाई आपने जो ये उपबंध रखे हैं, ये जो प्रावधान रखे हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते, इसमें हमें बदलाव की आवश्यकता है या उस पर संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर चाहे तो अस्वीकृत भी कर सकती है, उसको पास भी नहीं करेगी। ये भी राज्यसभा के पास शक्ति है, साधारण विधेयक के सामने कर सकती है। तब फिर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि क्या कर सकती है। अगर सरकार को लगे कि नहीं ये कानून बनाना अति आवश्यक है, लेकिन राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकृत कर दिया है, तब क्या करें? तब फिर आपको पता होगा कि राष्ट्रपति से परमिशन लेकर संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाती है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, तब जाके फिर वो पास होता है। आई बात समझ में? तो देखो, राज्यसभा साधारण विधेयक के संबंध में कितनी शक्ति रखता है, लेकिन जब बात धन विधेयक की आती है तो फिर राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकती। अस्वीकृत करना तो उसकी बात ही नहीं है। संशोधन ठीक है, संशोधन करके कोई सुझाव दे सकती है कि इसमें ये कर लो आप, लेकिन उन सुझावों को मानना न मानना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? लोकसभा की इच्छा पर। किसकी? लोकसभा की इच्छा पर। वो धन विधेयक को तो अस्वीकृत करने की ताकत ही नहीं है राज्यसभा के पास, वो कभी नहीं अस्वीकृत कर सकती। ठीक है, सुझाव दे सकती है, बराबर, किस वो सुझाव दे सकती है कि इन आधार पे हम चाहते हैं कि बदलाव किया जाए। अब वो ठीक है, मान ले तो मान लें, राज्यसभा की इच्छा पर है, बाध्यता है नहीं, ये आपको समझना है। अब हम दूसरा अंतर देखते हैं साधारण विधेयक के संबंध में कि साधारण विधेयक इसे राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर लोकसभा से कोई बिल पारित होकर राज्यसभा गया है तो कम से कम 6 महीने से पहले उस बिल को समय से पहले अगर राज्यसभा चाहे तो पास कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा चाहकर भी 6 महीने से पहले उसको पारित नहीं करा सकती। मतलब राज्यसभा उस बिल को 6 महीने तक अपने पास रोक के रख सकती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो फिर लोकसभा अर्थात हमारी सरकार चाहेगी तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर फिर उस बिल को पारित करवा देगी, लेकिन 6 महीने से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए पास ये शक्ति है कि 6 महीने तक किसी बिल को अपने पास रोके रख सकती है।
लेकिन जब धन विधेयक की बात आती है, केवल 14 डेज, केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। 14 दिन से ज़्यादा धन विधेयक को अपने पास नहीं रख सकती। अगर 14 दिन से ऊपर एक भी दिन गया तो लोकसभा यह मान लेगी कि राज्यसभा से पास हो गया। क्या मानेगी? राज्यसभा से पास हो गया। ये आपको स्पष्ट समझना है कि राज्यसभा से वो पास हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास कितनी शक्ति है। ठीक है, अगला है साधारण विधेयक के संबंध में कि इसे राज्यसभा में भेजने के लिए प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। अर्थात जब साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजेंगे तो इसमें एक प्रकार से प्रमाणन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक के संबंध में तो प्रमाणन की आवश्यकता होती है। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो बिल्कुल प्रमाणित करके भेजते हैं कि ये जो विधेयक है वो धन विधेयक है। धन विधेयक को प्रमाणित करना पड़ता है राज्यसभा में भेजते समय। लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में ऐसी कोई शक्ति मतलब प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप समझ सकते हो अपने आप में धन विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अपन देखें तो दोनों सदनों, साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बिल्कुल सही बात है। भारत में यही प्रक्रिया है संसदात्मक शासन व्यवस्था में कि हमारी जो संसद है उसके 3 प्रमुख स्टेज हैं, हमारी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जब दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, असहमति होने की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि अगर राज्यसभा पास नहीं करती है और सरकार को लगे कि इस पर कानून बनाना अति आवश्यक है तो फिर वो संयुक्त बैठक बुला सकती है। ठीक है, अब धन विधेयक के संबंध में क्या है, इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों सदनों की असहमति का कोई अवसर नहीं होता है। अगर राज्यसभा सहमत है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा सहमत होनी जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि धन विधेयक के संबंध में किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ये स्पष्ट किया। अगला जो अंतर हम समझते हैं कि यदि मंत्री ने पेश किया है और लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारी कार्यपालिका का सदस्य, हमारी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, मंत्री कोई होता है और वो अगर इस विधेयक को पेश करता है लोकसभा में और लोकसभा में अगर वो अस्वीकृत हो जाए यानी पास नहीं हो पाता है तो त्याग पत्र देना पड़ता है सरकार को। कारण क्या? क्योंकि अगर उसको विश्वास ही नहीं रहा, लोकसभा में विश्वास ही नहीं रहा, इस वजह से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। और जबकि धन विधेयक के संबंध में क्या है कि लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। यही भी इसमें यही मैटर है कि अगर धन विधेयक पास नहीं हो पाता है लोकसभा से तो भी त्याग पत्र देना पड़ता है। समझ सकते हो? देखो सरकार के जाने के कई तरीके होते हैं। अगला देखें कि अगर कोई साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को चाहे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। देखो हमारे यहाँ पे प्रक्रिया ऐसा है कि अगर लोकसभा ने और राज्यसभा ने दोनों सदनों से पारित हो गया है तो फिर कानून रूप लेने के लिए वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन कई बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करके उसको पुनर्विचार के लिए हमारे संसद को पुनः भेज दें तो फिर वो वापस विधेयक आ जाता है। किसमें? साधारण विधेयक के संबंध में। लेकिन अगर धन विधेयक की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति हमारी संसद को नहीं लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन है क्योंकि जब भी धन विधेयक पेश किया जाता है तो उससे पहले परमिशन ले चुके होंगे। तो जब परमिशन ले ली है तो फिर दोबारा लौटाने की आवश्यकता ही क्यों? ठीक है, तो प्राय तौर पे इसमें कभी धन विधेयक को संसद को पुनः नहीं लौटाते। तो ये प्रमुख इसमें कुछ अंतर थे, आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है। कई बार हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, आपको ये बात स्पष्ट करनी बेहद अति आवश्यक है। तो आपने समझा कि साधारण विधेयक क्या है और धन विधेयक क्या है। दोनों में जो मूल भाव है, मूल अंतर है, बिल्कुल आपको समझना स्पष्ट जरूरी था। एक भारतीय राज व्यवस्था के छात्र होते हुए आपके अंदर ये इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि मनी बिल और एक साधारण विधेयक में डिफरेंस क्या क्या चीज़ों का होता है। आपने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो धन विधेयक का है। धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा अपना बहुत ही प्रभावी स्थिति रखते हैं और इस धन विधेयक के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हमारी इस हाउस ऑफ पीपल, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, पहले चैम्बर
के पास सब कुछ शक्तियाँ हमें दिखाई देती हैं।